Good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. So today we are going to solve JEE Mains 2024 31st January morning shift. As you know, we are solving the 2024 series. So अभी हम करेंगे JEE 31st January का पेपर. So let us start this paper. So question number 1, match list 1 with list 2. अब जो list 1 और 2 है उसका मैं आपको हिंट क्या देता हूँ कि आपको चारों के चारों मैच नहीं करने, आपको एक या दो मैच करने हैं. तो ट्राई टू मैच 1 और 2. So अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हमने पूरे बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करा हुआ. तो दैट मींस ए जो है वो आपको देगा नो रिएक्शन, इसका रिएक्शन ही नहीं है. हमने नाइट्रिक एसिड पढ़ा, HI पढ़ा, ब्रोमीन वाटर पढ़ा. तो मैं क्या मैच करूंगा, मैं मैच करूंगा ए को 2 के साथ. ए को 2 के साथ मैच कर लेते हैं. उसके बाद अपने पास आया था A2 एंड देन HNO3 HI. C का क्या बन जाएगा, C का 3, A2C3. चेक कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे अगर कुछ मैचिंग है तो. क्लियर ऑल. A2C3. अब अगर ध्यान से देखो तो A2 यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, मतलब कुछ और मैच ही नहीं करना था. सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपको आंसर दे देता. समझा यार. सो दैट मींस A इज माय करेक्ट आंसर. बाकी ऑप्शन में मैच ही नहीं करूंगा. चेक कर लेते हैं अभी इसको, विच इज द राइट आंसर. तो इस तरह से आप लोग ट्रिक यूज कर सकते हो कॉन्सेप्ट का यूज करके. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. कंसीडर द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स SiO2, GeO2, SnO2, PbO2, CO एंड GeO. द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर. ओके, अब इन चारों ऑप्शन में आपको ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्सचर है. सोचो जरा. देखो इसमें हिंट क्या है हमारे पास. अब जो हमारा ट्रिक है, SnO2 तो जो होता है वो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है. अब SnO2 के साथ एक तो CO आ गया और SnO2 के साथ एक PbO2 आ गया. CO न्यूट्रल होता है. तो दैट मींस A नहीं है, B और D तो वैसे निकल गए क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन कभी भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड में नहीं देते हैं. बेरिलियम, टिन, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड ये हमें देते हैं. तो मतलब ऑप्शन नंबर C. तो थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपको पता है, थोड़ा सा ट्रिक आप अप्लाई करके आंसर आपका सही आ जाएगा. सो C शुड बी माय राइट आंसर, which is a correct answer. Next question. The compound that is white in color. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा याद रखना. लेड सल्फेट होता है, आपने देखा होगा PbSO4. लैब में जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो हमने क्लास में किया था ये लेड एसीटेट, व्हाइट कलर का होता है. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नोबल गैसेस हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट. बताओ नोबल गैस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्या? फॉल्स स्टेटमेंट है भाई. गैस है, जो रूम टेम्परेचर पे भी गैस रह रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई कैसे होगा? नोबल गैसेस आर मोनोटोमिक गैसेस. दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग dispersion forces. Because of this they are liquefied at very low temperature. So that means ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है. चेक करो तो जरा. So दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है. That means answer should be A, which is the right answer. So next question, question number 5. चलो ये राम कहानी लिखी हुई है सारी, पता ही है सबको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. A species having carbon with sextet of electrons and can act as an electrophile. देखो हिंट कितना तगड़ा है. इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. पेंटावेलेंट कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? नहीं. कार्बन फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है? नहीं. कार्बेनाइन नहीं. तो ऑप्शन क्या बचा? डी. अब अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स है और एक पॉजिटिव चार्ज है. दैट मींस वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है. तो मतलब डेफिनेटली डी इज माय करेक्ट आंसर. सो आपको थोड़ा सा अगर बेसिक नॉलेज है इसके बारे में, आपका आंसर सही आना चाहिए, विच इज द राइट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. सो पॉजिटिव डेविएशंस आर शोन बाय द डिफरेंट फैमिलीज. लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सारी की सारी क्या है, डिफरेंट फैमिलीज हैं. सो नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हो गया रिपल्सिव फोर्सेस, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों दूर दूर रहेंगे. यहां मुझे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है. ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड. यहां इसका जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. इसका जो हाइड्रोजन है वो इस कीटोन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. तो मतलब इसका बन जाएगा नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानी जाती है. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को बांध के रखती है, पकड़ के रखती है. तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ए ही होना चाहिए. सो
My answer should be A, which is a correct answer. So next question, पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को. The strength of anionic ligands can be explained by crystal field theory. Valence bond theory does not give a quantitative interpretation of kinetic. Okay, we have to check the correct statements. So the strength of anionic ligands can be explained by crystal field theory, which is a false statement. क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वो बताती है हमें इसकी स्ट्रेंथ, इसमें तो हम इसको यूज करते हैं. Valence bond theory does not give a quantitative interpretation of kinetic stability of कोऑर्डिनेशन नंबर. बात सही है, ट्रू है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ हमें बॉन्ड फॉर्मेशन देती है. चलो मैं मान लेता हूं कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, बी का आई डोंट नो, वैसे ट्रू है. द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ NiCO4 इज DsP2, स्क्वायर प्लेनर होता है, ट्रू स्टेटमेंट. द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ सिस इज 1. अब आप बताओ क्या सिस के एक ही मिलेंगे? सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब उसका एक D मिलेगा और एक L मिलेगा, मतलब ये भी फॉल्स है. मतलब मेरा A और D दोनों फॉल्स हैं. अब आंसर चेक कर लेते हैं कहां कहां A और D नहीं है. सो अगर आप ध्यान से देखो, एलिमिनेशन ट्रिक के लो, यहां आपका D है मतलब नहीं है, यहां पे A है मतलब नहीं है, यहां AD दोनों मतलब नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आया भाई? A इज योर राइट आंसर. So this is how you can apply trick and concept. Elimination के लो कि आपको सही आंसर मिल जाना चाहिए. So A should be my right answer, which is the right answer. Next question. Question number 8. Reason assertion है. So alcohols react both as nucleophile and electrophile. It is a true statement. Why? Because alcohol, we know in NCERT it is mentioned that the bond of alcohol can be dissociated like this. If it is dissociating like this, it will give you nucleophile. If it is dissociating like this, it is giving you electrophile. एकदम सही है. Alcohol react with active metals such as sodium, potassium and aluminium to yield corresponding alkoxide and liberate hydrogen. It is also true statement. क्योंकि अल्कोहल जो है वो हल्का सा एसिडिक होता है, तो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे दे देता है. बट ये इसको एक्सप्लेन क्या कर रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर बात हो रही है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी की, नीचे बात हो रही है रिएक्शन की. सो A and R आर ट्रू, बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, विच इज द राइट आंसर. सो वी हैव सॉल्व्ड 8 क्वेश्चंस इन 7 मिनट्स. सो ऐसी स्पीड होनी चाहिए आपकी. Next question, it is a reaction based question. CH3 CH2 CH2 Br, alcoholic KOH, HBr and alcoholic aqueous KOH. Let us write its reaction. So alcoholic KOH क्या करता है? देखो हीट है, हीट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे होगी एलिमिनेशन. अब हमारे पास ये प्रोपेन की चेन है, प्रोपाइल चेन है, तो मतलब आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो. अब HBr इन दी एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा आपका? मार्कोनी का ऑफ एडिशन. देन है एक्वस KOH, मतलब ये क्या देगा हमें? C एंड OH. तो आप इसको बड़े आराम से 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो. इट इज प्रोपेन 2, ऑप्शन नंबर C, राइट. बस आपको ध्यान देना कि एल्कोहलिक एंड एक्वस, जो कि यहाँ पे की पॉइंट पकड़ने वाले थे, अगर यहाँ पे H2O2 होता तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आता, क्योंकि वहां पे एंटी मार्कोनी का लगता. क्योंकि H2O2 नहीं है, सो C इज अवर राइट आंसर. चेक कर लेते हैं अभी. प्रोपेन 2, which is our right answer. So moving to the next question, question number 10, I guess. Identify the factor from the following that does not affect electrolytic conductance of a solution. Okay, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं तो आप एग्जांपल मन में सोच सकते हो कि आपने वाटर लिया, उसमें आपने सॉल्ट डाल दिया, तो आपके पास आयंस बन जाएंगे. अब आयंस में डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट. क्यों? अगर मैं वाटर की जगह बेंजीन ले लूं, इफेक्ट पड़ जाएगा. बेंजीन में सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा, तो आयंस नहीं बनेंगे, मतलब A मेरा नहीं है, बिकॉज हमें निकालना है डज नॉट अफेक्ट. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड बिल्कुल डिपेंड करेगा. वाटर में सॉल्ट की जगह मैं शुगर डाल दूं तो क्या वो डिसोसिएट होगा? वो भी इफेक्ट करेगा. आप यूरिया डाल दो, वो भी इफेक्ट करेगा. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, इलेक्ट्रोड का तो हम यूज ही नहीं करते हैं, मतलब यही मेरा आंसर है. हम जब भी कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन चेक करते हैं वहां पे इलेक्ट्रोड यूज नहीं की जाती. एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए, डिसोसिएशन होना चाहिए I. So C should be my answer, which is my correct answer. Moving to the next question. Integrated rate law for a first order gas phase reaction is given by PI. Total pressure at time T is first order का रिएक्शन है. So let us solve this question. अब इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि I have got A gives B plus C. That means Pi minus X, X and X मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो Pt is equal to Pi minus X plus X plus X, ये कैंसिल.
सॉरी ये कैंसिल, सो Pt इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, इसका मतलब x इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टी। अब इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, तो मेरे पास x क्या बन जाएगा, ये बनेगा पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, सो इट इज 2pi माइनस पी टी। सो दैट मीन्स जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब बाकी वैल्यूज तो आप पुट कर ही सकते हो, 2.303 log ऑफ पी आई अपॉन 2pi। देखो ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे लॉग मेंशन नहीं है। ये आपका बी भी खत्म हो गया क्योंकि कभी भी ए नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नहीं होता, ए नॉट नहीं होता। थर्ड में 2pi है तो बी और ए में से डिसाइड करना था, जो कि हमारे पास ए आया है क्योंकि यहाँ पे 2pi गिवन है, जो कि हमारा सही आंसर नहीं है। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, लेट अस चेक इट which is our right answer. So next question, for the given reaction choose the correct expression for Kc from the following. Okay, let us check all the 4 options. Fe 3 positive HCN gives FeSCN2. So in this question Kc should be equal to product upon reactant। बच्चों आप ध्यान रखना इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। आप लोग इसके चक्कर में मत फंस जाना बिकॉज इट इज चार्ज, कंसंट्रेशन नहीं है इसकी। तो जो हमारे पास होता है वो होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेज़ टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो बी शुड बी माय आंसर। आसान क्वेश्चन, 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन, जस्ट इक्वेशन देखनी थी और इसको सॉल्व करना था। चेक कर लेते हैं व्हिच इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आई गेस। The linear combination of atomic orbitals to form molecular orbitals takes place only when the combining atomic orbitals have same energy, minimum overlap, have symmetry, have different symmetry about the intermolecular axis. Here they have the same energy, which is a true statement. Energy same होना चाहिए तभी उनकी जो overlapping है वो strong होती है। Minimum overlap नहीं होना चाहिए, maximum होना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट बी जो है वो हमारी फॉल्स है। अब हम जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए टू बी फॉल्स, मतलब हमें बी नहीं चाहिए ऑप्शन में। अब खुद बताओ इसमें ट्रिक और कॉन्सेप्ट का आप क्या यूज कर सकते हो कि नहीं यूज कर सकते हो। सो माय राइट आंसर शुड बी डी, विच इज करेक्ट आंसर। बी ही आपका जो था वो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि बी ही था, मतलब जो आपको हिंट देता था कि आपका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। सो क्रोमेट एंड स्क्वायर प्लेनर जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सीआर की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे होती है, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एंड ओ नेगेटिव ऐसे होता है कुछ क्रोमेट आयन। तो ये होता है sp3 एंड ये स्क्वायर प्लेनर नहीं होता, ये टेट्राहेड्रल होता है। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपकी फॉल्स है। स्टेटमेंट डी जो है आपकी, डी ट्रू है, एनसीईआरटी की लाइन है। ई भी ट्रू है क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज छोटा होता जाएगा। अब पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है कि स्मॉल साइज हैव कोवेलेंट कैरेक्टर नॉट आयनिक कैरेक्टर। टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, दैट इज द रीजन। सॉरी फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू आएगा। अरे यार, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, डी ट्रू है, ई ट्रू है, सी एनसीईआरटी पैरामैग्नेटिक बोलता है शायद इसको, तो ये भी हमारी फॉल्स आ जाएगी। बी का पता नहीं, मतलब मुझे ई एंड डी चाहिए, ए और सी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ई एंड डी, ई एंड डी चाहिए मुझे। ओके, ई एंड डी यहाँ पे है, ए नहीं चाहिए और सी नहीं चाहिए, मतलब ए ही हमारा आंसर है। चेक कर लेते हैं बाकी। यस, इट इज आवर करेक्ट आंसर, मतलब हमारा सही था। तो इसमें से 2 तो एनसीईआरटी की लाइंस ही आ गई थी। द मेटल्स दैट आर एम्प्लॉयड इन द बैटरी इंडस्ट्री आर, बताओ आयरन का क्या हम बैटरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं? मैग्नीज का होता है, निकल होता है, क्रोमियम नहीं होता, कैडमियम होता है। सो आवर राइट आंसर इज बी, सी एंड ई। बी, सी एंड ई विच इज राइट आंसर। यहाँ पे बच्चों को पता क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चे सोचते हैं कि आयरन का यूज होता है लेड सल्फेट
सल्फ्यूरिक एसिड, लेड एसिड बैटरी में, वहां पे लेड यूज होता है, आयरन यूज नहीं होता, ध्यान रखना। आयरन करोसिव है इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, क्रोजन की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोड्स है वो सारी की सारी डिसोसिएट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर पता नहीं क्या है, भगवान जाने, चेक कर लेते हैं क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 15 16 होना चाहिए, 16 है क्वेश्चन नंबर 16। सो मैच द कॉलम, करो भाई मैचिंग जरा। सो ऑप्शन बी जो है उसका 3 आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल के लिए यूज होता है, और ये चीज हम पढ़ रहे हैं 7वीं 8वीं क्लास से। अब क्लोरोफॉर्म एंथ्रीन दोनों के दोनों पोलर हैं, तो मतलब इनके लिए हम डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। सो A4B3 चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैच करना पड़ेगा। A4B3 आंसर मिल जाना चाहिए यहां से। A4 नहीं है, यहां पे है, B3 D है हमारा आंसर, ये नहीं है, A4B3। तो आपको एनिलीन और बस उसका पता होना चाहिए था, क्रूड ऑयल तो पता ही होता है, करेक्ट आंसर है। देखो आपको एक ही चीज याद रखनी थी, क्रूड ऑयल तो बचपन से ही पता है आपको क्या है क्या नहीं है ना, वो कैसे सेपरेट होता है, 7th 8th का बच्चा ही बता देगा। एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड। सो एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। सो वी विल गो विद फॉर, क्योंकि सब्लिमेशन जो है उसमें हम हीट करते हैं, दो चीजें अलग अलग सेपरेट होती हैं, मतलब सॉलिड से सीधा क्या बनता है, वेपर बनता है। डिस्टिलेशन में लिक्विड को अलग करते हैं, एक्सट्रैक्शन तो आपको पता ही है कि वहां पे एडसॉर्प्शन का कोई काम नहीं है। तो तीनों को एलिमिनेट करूं तब भी ये मेरा राइट आंसर आना चाहिए, जो कि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड रीजन। ओके, असर्शन क्या बोलता है, pKa value of phenol is 10 while that of ethanol is 15.9, ethanol is stronger acid than phenol। so pKa value of phenol की 10 है, why, because acidity order में phenol ऊपर आता है एंड इथेनॉल जो है वो नीचे आता है, मतलब phenol is stronger acid than ethanol ड्यू टू, यहाँ पे माइनस आई लगता है, यहाँ पे प्लस आई लगता है, वो फैक्टर है। सेकेंडली pKa जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होता है, तो हाई वैल्यू ऑफ pKa लेसर एसिडिटी, सो दैट मींस इथेनॉल की एसिडिटी कम है, फिनोल की एसिडिटी ज्यादा है। असर्शन तो हमारा हो गया ट्रू। इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये हो गया हमारा फॉल्स। ये सेम क्वेश्चन 30 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे एक टेबल बना के अलग अलग पीके के वैल्यूज दिए हुए थे, उनको मैच करना था। सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज गिवन है वहां पे, सो दैट मींस A is true but R is false, which is right answer. So next question, question number 19 है शायद, पता नहीं। So आयुपेक नेम की बात करें तो मेरे पास एक हाइड्रोक्सी है, मतलब एक मेरे पास OH है और एक मेरे पास कीटो ग्रुप है। अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करूं तो एल्डिहाइड के बाद कीटो आता है और कीटो के नीचे अल्कोहल आता है। So that means ये तो मेरा ट्रू है, 2 on पेंटेन हेप्टेन 2 on, ये तो ट्रू है। इन्होंने लिखा है हेप्टेन 7 ol, अब इसके हिसाब से ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल नीचे है और कीटो की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही हो सकती है। दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा, आई गेस। Yes, B is our right answer. So next question, the correct sequence of electron gain enthalpy for the elements listed above is. So here we have one noble gas argon. Noble gas का होता है हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये फुली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद नहीं करते, तो ये पूरा का पूरा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। ब्रोमीन फ्लोरीन सल्फर में ब्रोमीन और फ्लोरीन को कंपेयर करूं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। दैट मींस ए मेरा मैक्सिमम आना चाहिए, सी मेरा मिनिमम आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एक है वैसे, देखो ए मैक्सिमम है लेकिन बी मिनिमम है, नहीं है। ए मैक्सिमम है, सी मिनिमम है, ये हो सकता है। बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं एक बार। अब आप खुद चेक करो, ए मैक्सिमम सी मिनिमम कहीं और है क्या? तो मुझे डी और बी में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनटीए आपको क्वेश्चन इस हिसाब से देगा कि आपका आंसर आपकी आंखों के सामने हो, लेकिन आप फिर भी जानबूझ के कंफ्यूज हो जाओ। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। आपको वही कुछ तो मैं वीडियो में सिखा रहा हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कंफ्यूजन से बचना कैसे है। सो बी ही मेरा सही आंसर है, मैं तो बी के साथ जाऊंगा, which is my right answer. So need not to worry, need not to go in confusion. So next question 21. Consider the following reaction, this
Kp गिवन है, डेल्टा जी नॉट पता करना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि उन्होंने लॉग की वैल्यू नहीं दी हुई है, क्योंकि हमारे पास जो Kp का रिलेशन वो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log of Kp, Kc Kp whatever you want to use। अब हमारे पास लॉग की वैल्यू गिवन नहीं है, मैं तो चलो सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर से, लेकिन बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती अगर लॉग टेबल आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, लॉग की वैल्यू नहीं दे रहे हो तो मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं इसको। सो मेरे पास क्या है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT, R की वैल्यू 8.314 है। टेम्परेचर मुझे पता नहीं है, टेम्परेचर है टेम्परेचर 298 है, 2.47 10⁻29 हाँ इंटू 298 इंटू लॉग ऑफ 2.47 इंटू 10⁻29। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन नहीं है लॉग 2.47 की या कुछ भी ऐसा, तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर कैलकुलेटर से करूंगा। तो कैलकुलेटर यूज करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 163 किलो जूल आसपास, 163 समथिंग समथिंग आया था। उसको राउंड ऑफ करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू बनती है, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर यूज किया है डायरेक्टली। तो ये है मेरा आंसर, मैं इसको चेक कर लेता हूं अभी, सही होगा, कैलकुलेटर झूठ नहीं बोलता, विच इज राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपको वो कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होना चाहिए था, लॉग टेबल प्रोवाइडेड होना चाहिए था, उसके बाद ही आप आंसर करते। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे, इस पेपर में नहीं अटेम्प्ट करने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन स्मार्ट बोर्ड। ओके, पीएच एमजीबीआर है, एक्वस NH4Cl है। मेरे पास कुछ ऐसा है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, इसके ऊपर मैंने डाला पीएच MgBr। अब इसमें डेफिनेटली चार्ज ऐसे टूटेगा। अब आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप फिनोल की एसिडिटी दिखाओ, दूसरा ऑप्शन है कि आप कार्बोनाइल के ऊपर एडिशन करो। अब कभी भी जो रिएक्शन करते हैं वो एसिड बेस रिएक्शन सबसे ज्यादा इजी होते हैं, सबसे आसानी से होते हैं। सो डेफिनेटली ये जो पीएच है वो इस H को लेके निकल जाएगा, क्या बनाएगा, बेंजीन C6H6। तो यहां पे हमारे पास जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बनेगा, CHO नेगेटिव, या इसको लिख सकते हो OMgBr, जैसे जो आपकी इच्छा हो। मैं O नेगेटिव लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। यहां पे मेरे पास है NH4Cl। अब NH4Cl को आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो डिसोसिएट होता है, हमें देता है NH3+HCl। O नेगेटिव एसिड है कि बेस है, बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब अमोनिया इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। वंस अगेन क्या है, HCl, मतलब H फिर यहां जाएगा। तो दैट मींस जो आपका प्रोडक्ट बना वो सिमिलर टू रिएक्टेंट है। सो यहां से मुझे क्या मिलेगा, CHO एंड OH। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो पता नहीं। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P इज, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो मेरे पास 0 है, इसमें कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है प्रोडक्ट P में। सो मैं तो 0 के साथ ही जाऊंगा, यस, which is right answer. So moving to the next question. The ionization energy of sodium in kilojoule if electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is, okay, we need the ionization energy in kilojoule. So kilojoule का मतलब है कि E is equal to 1242 upon कितना नैनोमीटर है, 242 नैनोमीटर, डायरेक्टली 242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेरे पास सॉल्व होके आएगा 1242 डिवाइडेड बाय 242, 5.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछा हुआ क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, जो गलती हो सकती है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। आपको 1 मोल का चाहिए, नॉट वन एटम का। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023। तो जो भी आपके पास एनर्जी आएगी उसको 6.023 से मल्टीप्लाई करना आपका राइट है, आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं सही आने वाला आपका इसका। क्योंकि अगर उन्होंने लिखा होता ना कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल नहीं लिखा होता तो जरूरत नहीं थी मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि किलोजूल पर मोल है। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन।
सो इट विल बी, अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5.13 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 6.023 10 पावर 23। सो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं आंसर, 5.13 इंटू 6.023 इंटू 1.6, तो मेरे पास जो आंसर आया 49.4 इंटू 10 पावर, ये 19 है, ये 23 है, मतलब ये हो जाएगा 4, दैट मीन्स 494000, दैट मीन्स 494 किलो जूल। चेक कर लो एक बार, सोल्यूशन गलत ना हो कुछ भी, ये हमारा कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट किए हैं वैल्यू सारी की सारी। सो 494 शुड बी माय आंसर, 494 किलो जूल में पूछा हुआ है, हाँ 494 शुड बी माय आंसर, यस इट इज राइट आंसर। अब देखो बच्चों, मैं ऑनलाइन क्यों आपको बोलता हूं कि आपको नहीं पढ़ना, इन्होंने यहां देखो क्या किया है, कोई समझा पाएगा मुझे क्या किया है? एनीवन? ये रीजन है कि मैं सबको मना करता हूं कि ऑनलाइन सॉल्यूशन मत देखो, अपने टीचर से पूछो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो आप उससे पूछो। 5 इंटू 16 इज इक्वल टू 80, अब 8 का 494 कैसे बना दिया भगवान जाने, क्योंकि इन्होंने मोल से मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिख दिया। और यहाँ के आंसर जो है वो आपके सार्थक है शायद एक वेबसाइट, वहां पे कॉपी किए जाते हैं। एग्जाम साइड के आंसर सार्थक में कॉपी होते हैं, तो जो गलती आपकी एग्जाम साइड पे है सेम गलती सार्थक में मिलेगी, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को आप सर्च करो, आपको सेम सॉल्यूशन मिल जाएगा सार्थक के ऊपर, मैं बिना देखे बता सकता हूं, क्योंकि ये पूरे आंसर कॉपी करते हैं। सो ऑनलाइन स्टडी से, ऑनलाइन सॉल्यूशन से बचो, टीचर से डाउट क्लियर करो। नाउ नंबर ऑफ एल्केन्स ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ CH3CONe एंड C2H5। अब बच्चों यहां पे जो आपकी एल्केन बनेगी वो क्या बनेगी, CH4 पता ही है, यहां पे क्या बनेगी C2H6, एक प्रोडक्ट यहां पे मिला, एक यहां पे मिला, अब दोनों का मिक्सचर है तो इसको और इसको जोड़ के क्या बना दें C3H8, तो एक यहां से मिल गया, तो टोटल एल्केन्स कितनी मिली है, 3 एल्केन मिली है। ये कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है, सही है, एल्केन मिल रही है, तो सीधी सीधी आपको अगर मिक्सचर है तो सबको जोड़ दो, जो भी आपके पास मिलेगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा 3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि लेस देन 1 मिनट में इंटीजर टाइप सॉल्व होने जा रहा है। देखो राइट आंसर 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन करने वाला था, छोड़ने वाला नहीं था, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, आपको 4 नंबर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiNH362 पॉजिटिव। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, बिना पूछे बिना बोले आप इस आंसर को दे सकते हो, इसका 6 है, दैट मीन्स निकल के जो 2 लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अनपेड रहने वाले हैं। अब इतनी आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि आप एक्सेप्शनल केसेस कर सकते हो, तो मतलब इसका जो आंसर है वो 2.75 नहीं 75 नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीजर टाइप है, तो दैट मीन्स अब म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, so that is 2 into 2 plus 2 under root means 2 to the 4, 2 to the 4 under root 8 आपको निकालना पड़ेगा। So under root 8 approximately 2.8 के आसपास होता है, 2.81 समथिंग होता है। तो मुझे इस आंसर को लिखना है समथिंग इंटू 10 रेस्ट पावर -1, मतलब इसका मैं 28 बना दूं, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, मेरा आंसर आना चाहिए 28, है ना। अब इसको सॉल्व आप कर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि निकल का 28 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे डी में, 2 इलेक्ट्रॉन एस के निकल गए। अब अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन निकल के सामने वो क्या बन जाता है, वीक फील्ड बन जाता है, तो विच इज अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इक्वेशन को पढ़ो पहले ढंग से, यहाँ पे ग्राम एटम लिखा हुआ है। अब आपके पास कॉपर सल्फेट है, आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या है, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन क्या देता है, कॉपर, मतलब 2 फेराडे ने कितना दिया, 1 दिया, 1 फेराडे कितना देगा, 0.5 देगा। स्टोइकियोमेट्री लगा लेना यार। अब 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 इंटू 10⁻⁻1 जैसे पूछा हुआ है, तो मेरा आंसर क्या है, यहाँ पे 5 है। ये भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था। सो 5 शुड बी माय आंसर। चेक कर लेते हैं अभी, विच इज राइट आंसर। तो ये एक्सप्लेनेशन गिवन है, आड़ी टेढ़ी से एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप लोग बाद में पढ़ सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 समथिंग इनटू 10⁻²। ध्यान से, अब मीथेन क्या होता है, CH4, ये हमें क्या देता है, CO2, मतलब 1 मोल ने कितना दिया, 44 ग्राम। मुझे इसका आधा चाहिए, 22 कितना देगा, 0.5 मोल। अब 0.5 को 10⁻² में कैसे लिख सकता हूं,
50 इंटू 10⁻²। तो मतलब मेरा आंसर कितना आया 50। आसान क्वेश्चन था, आप इसको भी छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था। 50 शुड बी माय आंसर विच इज द करेक्ट आंसर। तो आसान, ये भी आप सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन। नेक्स्ट, molar mass of the salt from NaBr, NaNO3, Ki and CaF2 which does not evolve colored vapor on heating with concentrated H2SO4। बच्चों याद रखना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपने लिखा होगा, हमने लिखा भी है नोट्स में। कैल्शियम के सॉल्ट हमेशा कलरलेस होते हैं, कभी भी किसी भी कैल्शियम का सॉल्ट कलर नहीं देता, कभी भी कैल्शियम सॉल्ट कलर नहीं देता, वो हमेशा कलरलेस रहता है। तो मतलब CaF2 ही हमारा कलरलेस होगा, कैसे भी आप उसको रेक्ट कर लो। कैल्शियम हो गया 40, फ्लोरीन हो गया 90 into 38, तो मेरा आंसर कितना आएगा 78। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, कैल्शियम के सॉल्ट कलर नहीं देते। चेक कर लेते हैं इस आंसर को, 78 इज माई राइट आंसर। सो आई गेस दो ही क्वेश्चन बचे हैं, 29 और 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है CH3 CH2Br NaOH C2H5 OH H2O produces A and B. Total number of hydrogen atoms in A and B is। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें बेस गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये अल्कोहल है। मतलब जो आपका प्रोडक्ट ए बनेगा वो अल्कोहलिक बेस है। अल्कोहलिक बेस हमेशा क्या रहता है, सब्स्टिट्यूशन का एलिमिनेशन। मतलब यहाँ पे जो आपका बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, नीचे है एक्वस बेस। एक्वस बेस आपको क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहां बन जाएगा CH3 CH2OH। अब आप करना क्या है, आपको हाइड्रोजन काउंट करने हैं, 2 4 3 7 और 2 9 और 1 10। मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए 10। अब एनटीए ने क्या किया, सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के लिख दिया ताकि बच्चे परेशान हो जाएं। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल परेशान होना नहीं है आपको। तो हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए 10। चेक करते हैं, विच इज राइट आंसर। Right. So next question. The number of species from the following in which central atom uses sp3 orbitals in the bonding is। अब अमोनिया का सबको पता है कि ये क्या होता है, sp3 होता है, ये होता है sp2, ये ये sp3, ये sp2। मतलब 1 2 और 1 3। तो मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ये भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, आपको छोड़ना नहीं था। यहां से आपको इस तरह से हमारा राइट आंसर और इस तरह से आपको इंटीजर टाइप में फुल मार्क्स मिल सकते थे अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू वेरी मच। विल बी प्रेजेंट विद अनदर वीडियो ऑफ 31st January इवनिंग शिफ्ट। थैंक यू वेरी मच।